देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर जो इन्होंने दिया है वो लाके दिखाएंगे। इसमें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला होता है साइन इनवर्स x माने 3/5 x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर 8/17 का वर्ग माइनस y क्या है 8/17 y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 का वर्ग। फिर ध्यान दें, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 3/5 8 का वर्ग कितना होगा 64, 17 का वर्ग 289 माइनस 8/17 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। दो सौ नवासी एकम 289, 289 में 64 घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2 और 2 तो लिखा ही है, ठीक है। 9 में से 4 गए 5, 8 में 6 गए 2, 225 बचा बटे 289 माइनस 8/17। अच्छा 25 एकम 25 में 9 गए 16/25। साइन इनवर्स 3/5 225 का वर्गमूल हमें याद है 15 और 289 का वर्गमूल 17, क्योंकि 17 का वर्ग 289 लिखे थे, माइनस 8/16 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। अभी क्या होगा 5 से कट रहा है या ऐसे ही रहने दीजिए। साइन इनवर्स 15 तियाँ 17 बचे माइनस 4 8 32 और 17 बचे 85। हमने इसीलिए काटा नहीं 5 तियाँ 15, जिससे एलसीएम लेने में आसानी रहे। अब 45 में 32 हम लोग घटा देंगे, तो 5 में से 2 गए 3 और 4 में से 3 गया 1, 13/85। लेकिन राइट हैंड साइड हमारी देखते हैं क्या आ रही है, कॉस में आ रही है बेटा। साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करने का एक फार्मूला था। साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स करें तो फार्मूला था अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 13/85 का वर्ग। तो 85 का स्क्वायर कर लीजिए, 13 का वर्ग 169 और 85 का वर्ग 72 25। एक बार करके देख लेना, इसमें से घटाएंगे 72 25 में 169 कितना 70 56। चेक कर लें एक बार, 15 में से 9 गए, ये इधर आएगा ना, तो 72 25 में 169 घटेगा, 15 में 9 गए 6, 1 बचा, 11 में 6 गए 5, फिर 1 बचा, 1 में गया 0। हाँ 70 56 बटे 72 25। अब लाना क्या है ये देख लेते हैं। लाना है हमको कॉस इनवर्स 84/25। देखो 84 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल 84 होगा और इसका वर्गमूल 84 का वर्ग करके देख लीजिएगा, ये आ रहा होगा, आ रहा है, और इसका वर्गमूल 85 होगा ही, क्योंकि 85 का वर्ग ये है। तो ये हो गई क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। इसमें खास बात ये है, अनसॉल्व में क्वेश्चन गलत छपा हुआ है। इसमें यहाँ पर 8/11 है, लेकिन 17 कर लेंगे तब जाके ये लगेगा। देखिए 5वें का खा जो है वो सेट 1 में हो चुका है, 5वें के घा नंबर पे, तो वो आप अपने आप उस सेट से देख करके कर लीजिएगा। दोबारा हो गया, कई बार आ चुका ये। 5वें का जो गा पार्ट है वो देखें, इन्होंने कहा x की पावर x का निम्निष्ठ मान निकालो। जिसका भी निम्निष्ठ मान चाहिए सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y मानते हैं। अब उसके बाद जो प्रोसेस है उसके लिए डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन x के ऊपर x है तो हम log लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, log ले लिया, इनसे बोल देंगे नीचे आ जाओ, x log x log y का 1/y और y का dd x ऑफ y। पहला लिखो, दूसरे का अवकलन log x का 1/x, फिर दूसरा लिखो, पहले का करो x का 1।
एक्स एक्स कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, ये वाई इस तरफ गया, वाई इस तरफ गुणे में जाएगा, ब्रैकेट में 1 + 1 इंटू लॉग एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो करो यहाँ पे दो पद हैं, ये पहला ये दूसरा, पहला लिखो, दूसरे का करो 1 का 0 log x का 1/x, फिर दूसरा लिखो 1 + log x, दूसरा लिखो, पहले का करो y का डी x ऑफ y। बोलो इतनी बात समझ में आई? पहला लिखो दूसरे का अवकलन, दूसरा लिखो पहले का अवकलन। फिर ये देखिए क्या लिखा है, y के उच्चष्ट या निम्नष्ट मान के लिए dy ओवर dx बराबर 0। dy ओवर dx को जब हम चेक करेंगे तो y ब्रैकेट में 1 + log x इज इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन को 0 आप नहीं मान सकते, तो ये वाला टर्म उठाएंगे, 1 + log x इज इक्वल टू 0, log x इज इक्वल टू +1 उधर गया -1, बेस e तो होता ही है हर जगह, log हटाएंगे तो e की पावर -1 इज इक्वल टू x, है ना। अब इस वैल्यू पर चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव का मान कैसा है, या x बराबर 1/e आप लिख लो, e की घात -1 नीचे कर लो +1। अब इस पर चेक करने जा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव का मान कैसा है, और हमने बताया था जब भी आप सेकंड डेरिवेटिव को चेक कर रहे हो और उसमें कहीं फर्स्ट डेरिवेटिव मिल जाए उसको डायरेक्ट 0 कर दो, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का मान तो होता ही है 0, तो जब यहाँ पे इसमें रखने की क्या जरूरत है, जब डी वाई ओवर डी एक्स ही 0 है तो ये टर्म तो 0 रखना केवल इसमें है, y 0 + x की जगह पर 1/e, x की जगह पर 1/e, और चूंकि डी एक्स ऑफ y का मान 0 रख दिया जाएगा तो उधर वाला पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, ये पलट के ऊपर जाएगा ई वाई। हालांकि y का मान आप x में रखो फिर x का मान रखो, e पॉजिटिव होता है, तो कुल मिला के अच्छा इसमें निकालना कौन सा मान है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 का गा निम्नष्ट मान, हाँ ठीक है, तो वैल्यू धनात्मक ही आई है, ये धनात्मक है तो क्या होगा, निम्नष्ट होगा, क्योंकि x बराबर 1/e पर सेकेंड डेरिवेटिव धनात्मक है, इसलिए x बराबर 1/e पर y निम्नष्ट होगा। अब आगे की बात करते हैं, निम्नष्ट मान निकलेगा कैसे, जिस वैल्यू पर निम्नष्ट प्रूव हुआ है वही वैल्यू उठा के फंक्शन में रख दो, निम्नष्ट मान आ जाएगा, x की जगह पर 1/e की होल पावर 1/e, x की जगह पे 1/e होल पावर 1/e, एंड दिस इज योर आंसर। देखिए दो थैले हैं आपके सामने जिनमें गेंदों की संख्या भी स्पष्ट हमने लिख दी है। अब ये कह रहे हैं किसी एक थैले को चुना जाता है, उसमें से गेंद निकाली जाती है। अगर ये कहते प्रायिकता निकालो कि वो गेंद लाल है तो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से लगता, लेकिन कह रहे हैं कि गेंद निकाली जाती है, गेंद लाल है, ये बता दिया है, गेंद लाल है, प्रायिकता ज्ञात करो कि वो पहले थैले से निकाली गई है, तो एक कंडीशनल हो गया, और बेस थ्योरम इज ऑलवेज कंडीशनल। लेकिन बेस थ्योरम इस बार कोर्स में है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, बेज प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय दोनों इस बार कोर्स में हमने आपको पढ़ाया भी है। इवन पहले थैले को चुने जाने की घटना, पहले थैले को चुने जाने की घटना, E2 दूसरे थैले को चुने जाने की घटना, E क्या है, लाल गेंद निकलने की घटना, लाल गेंद निकलने की घटना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, वो भी 1/2 क्योंकि दो थैले हैं, किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है तो आधी संभावना इसके सिलेक्शन की, आधी संभावना उसके सिलेक्शन की, ठीक है, आधी आधी संभावना होगी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब E1 के होने पर E हो, E1 के होने पर E हो मतलब पहले थैले के सिलेक्शन पे लाल गेंद निकले 4/8, E2 के होने पर E हो मतलब दूसरे थैले के सिलेक्शन पे लाल गेंद निकले 2/8। अब आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि लाल गेंद निकली है, ये घटना हो गई है, लाल गेंद निकल आई है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पहले थैले से निकली है, E1। इसका फार्मूला हमने आपको बताया था,
जो लिखा हो वही लिख दीजिए, आगे इसको पलट के लिख दीजिए, और नीचे वही संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय आ जाती है। E1 E बटे E1, E2 E बटे E2, और E3 तो है नहीं, तो हो गया। E1 की वैल्यू 1 बटे 2 और E बटे E1 हो जाएगा 4 बटे 8। वही चीज़ फिर से लिख दो, E1 और E बटे E1, E2 इज आल्सो 1/2 एंड E बटे E2 इज 2/8। ठीक है ना। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 एलसीएम लेके नीचे से ऊपर से कट जाएगा। ऊपर 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 बटे 4 2 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 बटे 3। आंसर आएगा 2/3। देखो सब बच्चे ध्यान दें अगले क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो इस बिंदु से जाता है 5 2 -4 से जाता है और इस दिक अनुपात वाली रेखा पर लंब है। तो जिस बिंदु से जाता है उसको वेक्टर ए मान लेते हैं, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और जिस दिक अनुपात वाली रेखा पर लंब होता है, लंब सदिश को हम वेक्टर n बनाते हैं, वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब समतल का समीकरण एक फार्मूला होता है, अगर समतल पर लंब सदिश पता हो r डॉट n बराबर a डॉट n, या ऐसे भी हो सकता है r माइनस a डॉट n बराबर 0। इसको इधर ले आओ, n कॉमन ले लो। r डॉट n, n क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4 माइनस k कैप, एंड वेक्टर a इज 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट n, n क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में आई वाले, जे वाले, के वाले की गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 2 3 6, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 6 4 10 और 10 20। r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अच्छा, इन्होंने सदिश और कार्तीय दोनों पूछे हैं। ये तो सदिश रूप हो गया, हेडिंग डाल देना यहाँ पे, मतलब ब्रैकेट में लिख देना, ये सदिश रूप हो गया। कार्तीय रूप के लिए वेक्टर r को आप लिख लेते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 20। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में आई वाले, जे वाले, के वाले की गुणा करते हैं, तो 2x i डॉट i1 फिर 3y माइनस 1 इंटू जेड माइनस जेड इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज योर आंसर। इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे कार्तीय रूप। देखिए y बराबर ये फंक्शन दिया है और हमें ये प्रूव करके लाना है। कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई 3, ऐसे ही कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और लॉग एक्स का 1/x। फिर आगे देखो 4 साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा और लॉग एक्स का 1/x। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और लॉग एक्स का 1/x, साइन थीटा का कॉस थीटा और लॉग एक्स का 1/x। क्लियर। अभी क्या है कि एक बार तो अवकलन हो गया, लेकिन डेरिवेशन 2 बार की बात कर रहा है, तो x से गुणा कर दो पूरे में। पहले x से यहां गुणा किया, x से यहां किया, x x कैंसिल हो गया, तो बचेगा -3 साइन ऑफ लॉग एक्स। x से यहां गुणा किया, x x कैंसिल हो गया, 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स। अब यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसे पहला बना लो, इसे दूसरा बना लो। तो इसे पहला, इसे दूसरा मान के अवकलन किया जाए। पहला लिखो, दूसरे का करो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, फिर दूसरा लिखो dy ओवर dx, पहले का करो x का 1 इज इक्वल टू -3 साइन x का cos x और फिर log x का 1/x। फिर देखो, फिर cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x और log x का 1/x। x से पूरे में गुणा कर दो, x से गुणा करो, x x की गुणा x स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, x से यहाँ गुणा करो, x x कट गया, x dy ओवर dx। देखो मैच भी हो रहा है नीचे से लगभग लगभग। यहाँ x से गुणा करो, x x कट गया। अच्छा, एक काम करो, साथ में माइनस चिन्ह कॉमन ले लो,
माइनस क्या करो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बच, अच्छा x से गुणा भी चल रही है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ x आया, यहाँ x कट गया, माइनस कॉमन लिए प्लस का 3 cos ऑफ log x, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो गया, और x से गुणा किया तो x कट गया 4 sin ऑफ log x। अभी क्या करना है, ये वाला टर्म एज इट इज नोट कर लेना है, और इसको हमने क्या लिख दिया बराबर, ये है क्या, समीकरण 1 से इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं y, और माइनस वाई इस तरफ ले आए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस वाई इधर आया तो प्लस वाई बराबर 0, और यही आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन अगला, समाकलन के अनुप्रयोग का एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। एक पैराबोला है, एक लाइन है, और इन्होंने कहा इस परवलय और रेखा के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात करिए। तो सबसे पहले पैराबोला हमें पहचानना होगा, ये फर्स्ट टाइप का है, इस तरीके से बनता है, और y बराबर mx टाइप की एक लाइन है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द पैराबोला ऑफ फर्स्ट टाइप, एंड y इज इक्वल टू 2ax, ये एक लाइन है जो y बराबर mx टाइप की है, मूल बिंदु से होकर जाती है। इन्होंने कहा इन दोनों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना में, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम दोनों वक्रों को हल करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, प्रतिच्छेद बिंदु पता करना है, दोनों काटते कहाँ पर हैं, एक यहाँ पर एक वहाँ पर, पॉइंट निकालो। तो हल करते हैं, y की वैल्यू यहाँ रख दो 2ax, y की वैल्यू यहाँ रख दो 2ax का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y की वैल्यू यहाँ रख दो 2ax का होल स्क्वायर कर दो, इसका वर्ग करो, 2 का वर्ग 4a स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस इधर आया तो माइनस 4ax बराबर 0, इन दोनों में कॉमन ले लो 4ax, 4 कॉमन, a स्क्वायर से a कॉमन बचा a, x स्क्वायर से x कॉमन बचा x, फिर 4ax कॉमन बचा 1 बराबर 0, एक बार पहला वाला ब्रैकेट 0, x बराबर 0 बटे 4a 0, एक बार सेकंड फैक्टर 0, माइनस 1 उधर गया प्लस 1 बटे a, x के 2 मान आए, इसके संगत y के भी मान निकाल लो। x बराबर अगर 0 रखोगे 0 इंटू 2 है 0, x बराबर 1 अपॉन a रखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू रखो 1 अपॉन a तो a कट जाएगा तो 2, तो 0 कॉमा 0 एंड 1 अपॉन a कॉमा 2। ये पता चला कि ये लाइन इस पैराबोला को दो जगह पर इंटरसेक्ट करती है, 0 0 पर और 1 अपॉन a कॉमा 2 पर। बोलो बात समझ में आई। अब क्या करें, यहां से लंब डाल दें दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब हमें ये बीच का एरिया चाहिए जो छायांकित है, कैसे निकालोगे, लिमिट लेंगे 0 से 1 अपॉन ए, 0 से, और सूत्र होता है y dx, क्या होता है y की वैल्यू एक बार इस कर्व से रखोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, नीचे वाले कर्व से रखोगे तो नीचे वाला एरिया आएगा, घटा दोगे तो बीच वाला। तो लिखेंगे कैसे, देखिए रिक्वायर्ड एरिया या अभीष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पार्ट OABNO, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ द पार्ट OABNO माइनस एरिया ऑफ द पार्ट OABMO। अब देखिए लिमिट लेंगे 0 से 1 अपॉन ए, 0 से 1 अपॉन ए y dx। अच्छा y देगा कौन, OABNO के लिए y देगा पैराबोला, y कौन देगा, पैराबोला देगा। फिर 0 से 1 अपॉन ए y dx x अक्ष पर ही है, OABMO के लिए y कौन देगा, लाइन देगी। फिर 0 से 1 अपॉन ए पैराबोला से y ले लेते हैं, y बराबर आएगा 2 रूट ए रूट एक्स, 4 का वर्गमूल ले लें 2, 2 रूट ए रूट एक्स dx है ना, उसका वर्गमूल लेंगे 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट ए रूट एक्स dx माइनस 0 से 1 अपॉन ए। फिर y की वैल्यू लाइन से निकाल लें, लाइन से y की वैल्यू है 2ax dx। 2 रूट ए क्या है, कांस्टेंट है, निकल के बाहर आएगा। रूट का मतलब घात 1/2, इसमें 1 जोड़ दो, 2 1 कम 2 1 3/2, x की घात है 3/2 बटे 3/2। लिमिट लगा दो 0 से
1/a। 2a यहाँ कांस्टेंट है, निकल के बाहर आएगा। घात 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2/2। लिमिट लगा दो 0 से 1/a, 2 कैंसिल। ये 2 पलट के ऊपर गया, 2 दूनी 4, 4√a/3, 2 दूनी 4, 4√a/3। x की जगह 1/a, 1/a की घात 3/2 और 0 की घात 3/2, 0। फिर x की जगह 1/a, 1/a का वर्ग कर दो, 1/a², 0 का वर्ग 0। 4√a/3, 1 की घात कुछ भी हो 1 होता है, 1 की घात 3/2। फिर यहाँ पर a और a कट गया तो 1/a आ गया। 4 × 1 = 4/3। रूट का मतलब 1/2 होता है। रूट का मतलब 1/2 नीचे आया तो -1/2। 3/2 में 1/2 गया तो 2/2, 2/2 मतलब 1, तो 1/a बचेगा। समझ पाए कि नहीं? फिर से देखो, रूट का मतलब घात कितनी, 1/2। 1/2 नीचे आई तो -1/2। अब 3/2 में 1/2 जाएगा तो सीधी बात है 2/2, 2/2 कट के 1 हो गया, 1 लिखा ही नहीं जाता, 1 तो होता ही ऐसे ही। अब एलसीएम ले लो यहाँ पर 3m, ऊपर तो 4 है ही, a से भाग करो 3 बचेगा, 3 × 1 = 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3a, आगे लिख देना वर्ग इकाई। देखिए ये अवकल समीकरण है, इसको हमें हल करना है। तो कैसे हम हल करेंगे समझिए। dy हम उधर उतार ले रहे हैं, ये इधर ले आ रहे हैं। tan इनवर्स y माइनस x, ये टर्म इधर अपॉन में लिया 1 + y², और dy उधर कर दिया dx/dy। अब क्या कर रहे हैं, दोनों के बटे कर दो। tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस x/1 + y² इज इक्वल टू dx/dy। ये माइनस का टर्म इसे उधर भेज दो, ये लिखा ही है, dx/dy लिखा है, माइनस उधर भेज दिया, प्लस x/1 + y²। ठीक, ध्यान से बात समझना। ये टर्म ऐसे ही माइनस उधर गया तो प्लस, और ये ऐसे लिख दिया, बराबर tan इनवर्स y बटे 1 + y²। नाउ कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q से तुलना। समझ गए होंगे, लीनियर है ये। कंपेयर करेंगे तो x तो इक्वल है, तो p बराबर क्या मिलेगा, 1/1 + y², और q बराबर क्या मिलेगा, tan इनवर्स y बटे 1 + y²। तो p और q के मान आ गए। ठीक, अब हम IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। p क्या है, 1/1 + y² dy, और 1/1 + x² का समाकलन होता है tan इनवर्स x। चूंकि x में लीनियर है तो फॉर्मूला भी x से स्टार्ट होता है, याद है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y, q की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² dy। अब ये कैसे लगाया जाए, tan इनवर्स y को t मानो, नीचे वाला रिपीट हो जाएगा, या इसको भी मान सकते हैं e की पावर x का e की पावर x, फिर tan इनवर्स y का tan इनवर्स y को ही मानते हैं। चलिए, माना tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, tan इनवर्स y का 1/1 + y² t का dt/dy, dy इस तरफ आ जाएगा, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, तो ये होगा dy/1 + y²। ये इतनी वैल्यू देखिएगा जरा, इस वैल्यू को dt लिख सकते हैं, tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, t, और e की पावर tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, t। अब खंडसा लगेगी, पहला पद दूसरे का समाकलन e की पावर t का e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन t का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन e की पावर t का e की पावर t, e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t प्लस c, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू t क्या है, tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y प्लस c। यही आंसर।
ये tan इनवर्स y चल रहा था बेटा, यहाँ से x लिख गया हमसे गलती से, बाकी ठीक है। अब चाहे तो tan इनवर्स y से e की पावर tan इनवर्स y से भाग कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दें। एक व्यक्ति है A, एक व्यक्ति A है, 70% घटनाओं में ये सत्य बोलता है। दूसरा व्यक्ति B है, ये 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की क्या प्रायिकता है? एक व्यक्ति A जो है वो 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। प्रतिशत मतलब होता है 100 में से, यानी अगर 100 बार आप बोलता है A व्यक्ति तो 70 बार ठीक बोलता है, 30 बार झूठ बोल जाता है। तो A के सत्य बोलने की प्रायिकता, सवाल अभी समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं। A के सत्य बोलने की प्रायिकता 70/100। सभी को समझ आया? परसेंट माने 100 में से। अच्छा, सत्य ना बोलने की प्रायिकता 30/100। भाई 70 बार सही बोलता, 30 बार नहीं बोलता, या 1 माइनस करके निकाल लो। जैसे तुम्हें बताया होगा, होने की प्रायिकता पता, ना होने की 1 माइनस कर लो। 100 एक कम 100 में 70 गए, 30/100। अच्छा, B के सत्य बोलने की प्रायिकता 60 बार सही बोलता, 60/100। और B के सत्य ना बोलने की प्रायिकता 1 माइनस 60/100। 100 एक कम 100 में 60 गए, 40/100। तो अभी तक हमने क्या किया इस प्रश्न में? सत्य बोलने की, ना बोलने की, B के सत्य बोलने की और ना बोलने की प्रायिकता निकाल ली। ठीक। अब ये कह रहे हैं एक ही तथ्य के कथन में वो दोनों एक दूसरे से सहमत होंगे, इसकी प्रायिकता क्या है? तो सोचने वाली बात यहाँ ये है कि दो लोग एक दूसरे से सहमत कब होते हैं? जब दोनों सही बोल जाएं या दोनों झूठ बोल जाएं। जैसे दो बच्चे यहाँ कोई आए, A और B, और हमसे किसी बात, हमने कोई बात पूछी, इनसे भी पूछी, उनसे भी पूछी, तो दोनों में झगड़ा कब नहीं होगा? ये भी सच बोलें, ये भी सच बोलें, दोनों खुश, कैसे ही बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सच बोलने पर ही सहमत होंगे, झूठ बोलने पर भी सहमत हो सकते हैं। ये भी झूठ बोल जाए, ये भी झूठ बोल जाए, तब भी दोनों सहमत। हमें क्या पता क्या सही है, समझ पाएगी नहीं। अच्छा, विरोध कब होता है? जब एक सच बोले, ए सच बोले, बी असत्य बोले, या बी ए असत्य बोले, बी सत्य बोले, तब झगड़ा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से सहमत हो या घटना दो प्रकार से घटित हो सकती है। नंबर 1, ए तथा बी दोनों सत्य बोलें तो सहमत, ए तथा बी दोनों सत्य ना बोलें या असत्य बोलें, इसकी प्रायिकता। ए और बी दोनों सत्य बोलें, इसकी प्रायिकता 70/100 गुणे 60/100। दोनों सत्य बोलें, दोनों असत्य बोलें या सत्य ना बोलें 30/100 गुणे, बी सत्य ना बोले 40/100। ये घटना हो सकती है दो प्रकार से, लेकिन होगी तो अभीष्ट प्रायिकता दोनों को जोड़ दीजिए। अपवर्जी घटनाओं में जोड़ते ही हैं। 7 छंग 42, या एक काम करते हैं 0 0 उड़ा दीजिए ऐसे। अब 7 छंग 42 बटे 10^100 प्लस 4 तियां 12 बटे 10^100। 100 एलसीएम ले लीजिए, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 54/100। कई बार प्रतिशत प्रायिकता पूछ लेते हैं, बताइए कितने प्रतिशत प्रायिकता होगी जो 54% स्थितियों में वो दोनों एक दूसरे से सहमत होंगे। प्रतिशत पूछें, प्रायिकता है तो यही आंसर है। काट लो इसे। 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 0, 27/50।